हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। रात में 9 बजे हम कुछ दिन से ये प्रोग्राम दे रहे हैं और कुछ जानकार लोगों से, बड़े लोगों से आपकी मुलाकातें करा रहे हैं। जो प्रोग्राम हमारा नज़र दुनिया पर 9 बजे होता था, उसकी जगह 6:30 बजे हर दिन मैं लाइव मिडिल ईस्ट की खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। जो कोई वो तफसील देखना चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर के वो आज का लाइव 6:30 बजे का देख सकता है। ताज़ा खबरें और उसके साथ साथ देखने वालों के सवालों के जवाब। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं, हमारे खास मेहमान हैं शम्सुल इस्लाम साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट और राइटर, आरएसएस और खास तौर पर मजहब की बुनियाद पर जो नेशनलिज्म सिखाने वाले लोग होते हैं, उनको वो बहुत ही खुल करके उसकी हकीकत बताते हैं। और अब से पहले भी हमारे चैनल पर आप उनसे कई बार मिल चुके हैं। हमें शम्सुल इस्लाम साहब वक्त दे देते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ। शेख हसीना भारत में है और अब उन्होंने मीडिया से भी बात करना शुरू कर दी है। क्या कुछ कर रही हैं वो, उस पर भी हम बात करेंगे। और बांग्लादेश के जिन जो हालात पैदा हुए जिसमें वो मुल्क छोड़ करके भागी और दिल्ली पहुंच गई, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा मिडिल ईस्ट में खास तौर पर इजराइल फिलिस्तीन जंग को 10 महीने हो चुके और अब एक एक दिन इजराइल इंतजार कर रहा है ईरान और हिजबुल्लाह के बड़े हमले का। और हिजबुल्लाह के लीडर कह रहे हैं कि इजराइल सवा टांग पर खड़ा हुआ है, यानी पूरी तैयारी से हर दिन गुजारता है और वो दिन गुजर जाता है बगैर हमले के। ये बहुत ही अजीब सी हालत है कि एक मुल्क अपने ऊपर हमले की उम्मीद करे और हर दिन गुजर जाए, हमला ना हो, और फिर उधर से धमकी आ जाए कि हमला जरूर करेंगे। वो मुल्क, वहां के लोग किस तरह से गुजार रहे होंगे, उनका नफ्सियाती हालत क्या होगी, वो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही खतरनाक सूरत हाल। शहरों में लोग नजर नहीं आ रहे, शेल्टर्स में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस बीच में क्या कुछ आगे होने वाला है, ये हम बात कर रहे हैं शम्सुल इस्लाम साहब से। शम्सुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार जी वर्ल्ड को। आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश को आप काफी बेहतर जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो जो बांग्ला कल्चर है, जो हमारे यहाँ भी वेस्ट बंगाल में है और बांग्लादेश में, मैं भी एक बार बांग्लादेश गया हूं। वहां की जो हुकूमत इस बार गिरी और जिस किस्म की खबरें आई और जिस तेजी से कहा गया कि 45 मिनट में आप यहां से चले जाइए, नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा। क्या कुछ देख रहे हैं बांग्लादेश का फ्यूचर और भारत बांग्लादेश रिश्ते, जो जिसमें अब ये समझा जा रहा है कि अगर भारत से कहा जाए वहां की मौजूदा सरकार के जरिए कि शेख हसीना को हमें वापस दो, क्या मोदी सरकार वापस देगी? बहुत से सवालात हैं, आप कैसे देख रहे हैं हालात? बहुत शुक्रिया काज़मी जी। और आप बांग्लादेश पर बात करने का आपने तय किया, ये बहुत ज़रूरी है। और बांग्लादेश को समझना, हमारे जो बड़े सग़ीर में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश अलग हैं, उनको समझने के लिए भी बांग्लादेश को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के बनने ने सन 1971 में हिंदू मुसलमान दो कौमें होती हैं, सारे मुसलमान एक कौम होती है, उसका उन्होंने कबर खोद दी। यानी इस्लाम के नाम पर एक हाथ में कुरान, एक हाथ में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और उर्दू, वो जो था। तो बांग्लादेश के लोगों ने, जिसमें लगभग 90% मुसलमान हैं, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। जो मुसलमानों को हमेशा कहा जाता है कि अरे यार ये तो ज़रा सा इकट्ठे हो जाए तो एक हो जाते हैं, ये सब होते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ दिया। और वो एक अलग बहस में हम नहीं जा रहे हैं कि वो सारा जो बांग्लादेश में इंटरेस्ट रखते हैं उसको जानने में, वो ये जानते होंगे कि इसकी नींव जो थी, इसकी बुनियाद जो थी कि बांग्लादेश अलग होगा, 1948 में पड़ गई थी। ये बहुत पढ़े लिखे आदमी थे जिन्ना साहब, लेकिन और उनको उर्दू नहीं आती थी, लेकिन वो आए सन 1948 में। मुझे हाँ, सन 1948 में वो ढाका यूनिवर्सिटी में आए
और तकरीर में उन्होंने एक ही बात कही कि ये बंगला वंगला कुछ नहीं होगा, उर्दू आपको जबान, उर्दू आपको पढ़नी पड़ेगी। और ये बांग्लादेश सन 1971 में जो अलग होना है वो जबान की बुनियाद पर झगड़ा शुरू हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन जब प्रोटेस्ट किया ढाका यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, उन्होंने वहाँ पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की और सैकड़ों टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो एम्प्लॉइज थे वो मारे गए। तो ये चलता रहा। और ये शाहबाग का नाम अभी आएगा। ये शाहबाग जो केंद्र बना लड़ाई का कि हम जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शेख हसीना तक के खिलाफ जो सबसे बड़े मजमा जमे हुए लोग जमे हुए, इनकलाबी बच्चे बच्चियां जमा हुए, इंटेलेक्चुअल जमा हुए, मजदूर जमा हुए, किसान जमा हुए, वो भी शाहबाग में ही हुए। और शाहबाग में अभी लेटेस्ट जो है बांग्लादेश के हिंदू लगभग 27 जिलों से आकर उन्होंने सारे दिन शहर को बंद करके रखा। अगर आप शाहबाग में जाम लगा दें ना तो इसका मतलब है कि ढाका बंद हो गया। तो ये आप यहाँ के जो ये क्रिमिनल हिंदुत्ववादी हैं उनको ये समझना कि देखिए वहां सब कुछ होने के बावजूद और जो इस्लामिस्ट हैं उनका बहुत दादागिरी होने के बावजूद देखिए वहां पूरे शहर की राजधानी को बंद करा देते हैं। यहाँ पर हमारे बच्चे सीए को लेकर जो बैठते थे उनकी कितनी गिरफ्तारी हुई है, कितनी मार पिटाई हुई है, कितने बुलडोजर चले हम जानते हैं। उस आंदोलन से जुड़े हुए कितने बच्चे बच्चियां जेल में हैं, कितने हजारों केस चल रहे हैं। तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि बांग्लादेश फिर भी कितनी बेहतर स्थिति में था। तो खैर ये जो है कुछ और डिटेल्स पर आने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि फौरी तौर पर हमारे मुल्क के लिए क्या सबक है बांग्लादेश से। देखिए बांग्लादेश से सबसे पहला सबक यह है कि आप घपला करके चुनाव जीत भी जाएं और सोचे कि सब ठीक ठाक कर लिया और हमने जनता बदल दी, जनता अपनी मर्जी के कर ली, धोखा कर दिया, जनता को हमने सिफर कर दिया, वो टिकाऊ नहीं होता है। किस दिन वो सारा का सारा फटता है। ये जो पिछले 2-3 बार से जो चुनाव जीत रहे थे उनको धोखा करके जीत रहे थे। इलेक्शन कमीशन उनके साथ था, बड़ी अफसरशाही उनके साथ थी, माफ कीजिए, जुडिशरी उनके साथ थी, आर्मी का टॉप ब्रास उनके साथ था, रॉ उनके साथ था। जी। यानी आप इस बात को समझ लीजिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है वो शेख हसीना के साथ था, वो नेशनल अवामी पार्टी के साथ था। अच्छा, नेशनल अवामी पार्टी का जो क्रांतिकारी इतिहास रहा उसको भी हमको नहीं भुला देना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कुर्बानियां की थी और सब किया था। आप ये भी जानते हैं कि उस लड़ाई का नतीजा कि ये भी हुआ था कि शेख अब्दुल्ला अपने सारे भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ मारे गए थे। शेख हसीना इसलिए बच गई थी क्योंकि वो यूरोप के अंदर थी उस वक्त। पर उन्होंने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं। शेख अब्दुल्ला, आप शेख अब्दुल्ला कह गए शायद। शेख मुजीबुर रहमान, सॉरी, शेख, माफ कीजिएगा, शेख मुजीबुर रहमान। तो ये नंबर 1 बात यह है कि आप घपला करके चुनाव जीत जाए मोदी जी, आप सारा, कम से कम ये तो सारा डेटा आज मौजूद है, कम से कम 70 सीटें, 69 से 70 सीटें आपने बैक दरवाजे से जीती हैं। और इस इलेक्शन कमीशन को इसमें बहुत एक्टिव हैं, शायद तेलंगाना से उन्होंने नोटिस भी दिया है कि आप इसको बताइए। वो मामला चलेगा और उसका नतीजा बहुत सालों के बाद आएगा, ये सच है, लेकिन वो सवाल बहुत गंभीर उठे हैं। तो आप धोखाधड़ी करके चुनाव जीतकर आप ये सोचते हैं कि अब मैंने किसी भी तरह की जो अपोजिशन है या विरोध है उसको हमने दबा दिया, आप बेवकूफ़ी करते हैं। उसके बाद आपने दूसरा काम क्या शेख हसीना ने, कि हर आदमी जो नेशनल अवामी पार्टी से जुड़ा हुआ था, जो हिंदू था, मुसलमान था, बौद्ध था, ईसाई था, सिर्फ नौकरियां उनको मिलती थी। यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर वो लगाए जाते थे, टीचर वो लगाए जाते थे, स्कूलों में ये थी, दफ्तरों के अंदर यही हालत थी। आपका अपॉइंटमेंट हो भी जाता था तो नेशनल अवामी पार्टी के दफ्तर से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता था। आपका पूरा, उसमें पैसा भी लिया जाता होगा, लेकिन आपका पूरा का पूरा देख करके आप अवामी पार्टी के साथ हैं या नहीं है, तो उस पर किया जाता। उस पर सारा, पुलिस के अंदर सारे अपने भर्ती किए थे उन्होंने, जुडिशरी के अंदर सारे अपने लोग भर्ती किए थे, आर्मी में सारे अफसर अपनी पसंद के लगाए थे। उसके बाद उन्होंने सारे इंटेलेक्चुअल्स को, एक इंटेलेक्चुअल्स का बड़ा हिस्सा उसको अपना दलाल बना लिया था।
मोदी जी भी हमारे देश में यही सब कर चुके हैं। जुडिशरी को काफी हद तक वो खत्म कर चुके हैं। पुलिस में पूरा उनका कब्जा है। पुलिस वाले तो आमतौर पर बजरंग दल की भूमिका निभाते हैं हमारे देश के अंदर। उसके बाद आप देखिए कि आर्मी के अंदर जिस तरह की स्थिति है उसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप होता है, और आर्मी को किस तरह पॉलिटिकल करने की कोशिश की जा रही है, उसकी दसियों चीजें हैं, उसकी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। उसके बाद आपने जो है यूनिवर्सिटीज पर कब्जा किया शेख हसीना ने, और उनमें जो भी उनका विरोधी था उसको बाहर किया। आज जो यूनिवर्सिटीज हैं, और ये तरीका उन्होंने सीखा था, जो मोदी जी ने भी सीखा, वो था हिटलर से। हिटलर सन 1933 के अंदर पावर में आता है, लेकिन सन 1930 के अंदर ही वो सारी यूनिवर्सिटी पर कब्जा करके जो भी लेफ्टिस्ट, जो भी प्रोग्रेसिव, जो भी प्रजातंत्र में विश्वास करने वाला टीचर है, कर्मचारी है, स्टूडेंट है, उन्होंने मरवा दिया था, उनको खत्म कर दिया था। तो आज यूनिवर्सिटी की वही हालत मोदी जी के राज में भी हुई है कि नौकरियां सिर्फ आरएसएस की शाखा से मिलती हैं। आप वहां से चिट्ठी लेकर आएंगे या आरएसएस के जो हेडक्वार्टर है वहां से लेकर आएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 40 साल मैंने पढ़ाया है और एक कॉलेज का मैं प्रिंसिपल भी था, तो मैं आपको इसको बहुत डिटेल्स के अंदर सैकड़ों केस आपको गिनवा सकता हूँ कि आपको चिट्ठी चाहिए, आरएसएस से होके चाहिए। वो शायद चिट्ठी देने के लिए क्या क्या और लेते होंगे, वो भी है बड़ा सवाल है, क्योंकि मान लीजिए अगर 5 पोस्टें और 10 आरएसएस वाले आ गए तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड 10 का हो गया। तो ये वो 5 को देने में फिर कैसे तय करते होंगे, ये वो तो टॉस तो नहीं करते होंगे। तो गांधी जी के चेहरे वाले कागज कितने लगते होंगे, कितनी दुकानें अलॉट की जाती होंगी, कितने मकानों या जमीन बदल होता होगा। तो ये इसको समझ, यानी ये हमारी अय्यर और मध्य प्रदेश के जो पुराने चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसी बात को कह दिया, तो बहुत हंगामा हुआ है, बहुत हंगामा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी अक्लमंद समाज, अक्लमंद देश, अक्लमंद राष्ट्र जो होता है वो दूसरों के नुकसान से सबक सीखता है कि आप यानी आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी को शेख हसीना से सबक सीखना चाहिए कि उन्होंने जो गलतियां की वो यहाँ ना दोहराएं, और यहाँ वो कर चुके, बहुत कुछ कर चुके, वही कर चुके, और रुकने का कोई नाम नहीं है, रुकने का कुछ भी, कोई भी अंदाज नहीं है रुकने का। किसी चीज को कि हमने कोई काम गलत किया वो नहीं किया। यानी अगर पार्लियामेंट की ऊपर छतें चू रही हैं, अगर वो आ रहा है तो वो भी शायद उन्होंने प्लान करके कहा कि हमने ये छतें चूरी वाली, वो उन्होंने कहा कि ये कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। तो वो जो पानी गिरना था वो ऊपर से जो फाउंटेन आना था वो भी शायद उनके प्लान का ही हिस्सा था। तो ये सब, तो अगर ये सबक हम नहीं सीखेंगे तो मोदी जी का जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है वो कितने दिन चल सकती है ये सब करके। ये सबक जो है वो सिर्फ सरकार ही थोड़ी सीख रही होगी, जनता भी तो सीख रही होगी ना। जनता सीख रही है, बिल्कुल, मैं उसको कह रहा हूँ, जनता भी तो सीख रही होगी। जनता के लिए भी सबक है। आप जो 45 मिनट कह रहे हैं कि शेख हसीना को 45 मिनट दिए गए, आप जानते हैं ना कि मिलिट्री का कितना सही था कि 43वें मिनट के अंदर हजारों के हजार नौजवान औरतें दाखिल हो गए थे उसके घर के अंदर। जी बिल्कुल। अगर वो 45 मिनट नहीं होता, यानी अगर वो 5 मिनट भी और रह जाती, 5 मिनट भी और रह जाती तो क्या होता उसका अंदाजा करना। और जो सरकारें इंटेलिजेंस एजेंसीज पर चलती हैं वो कितना तबाही मचाती है। देखिए ना, रॉ पूरे तौर पर फेल हो गई अपने सबसे बड़ा मखोटे को बचाने में। रॉ वो है जो शेखों को भी सिक्योरिटी दे रहा है। जी। अच्छा, हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ढाका में हमारे एम्बेसी के हाई कमीशन के लोग और कई लोग, बहुत से लोग बाकायदा एक होटल में रहने पर मजबूर हो गए जैसे ये हालात बदले। तो लेकिन बात यह है, जो असल बात है कि भारत का जो चौथा 5वें नंबर का इंटेलिजेंस सेटअप है वो तो इसको इस मूड को भापने में नाकाम हो गया ना। बिल्कुल। इस मूड को भापने में नाकाम हो गया। तो मोदी जी भी सारी चीज को कंट्रोल कर ले, पूरे देश को कब्रिस्तान बना दें, मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं,
मुर्दों में भी, मुर्दे जो है तो जब सर आप सर इंतहा पर पहुंचता है। सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। देखिए, खुफिया एजेंसियों का एक काम तो वो है जो आपने कहा कि मूड भांपने का काम होता है, लेकिन एक शायद अब लगता है कि एजेंसियों ने अपना रोल बदल दिया है। वो तानाशाह के हुक्म को किसी भी तरह से लागू करना चाहते हैं। ये दूसरा रोल है जो खुफिया एजेंसियां ये कर रही हैं। लेकिन तो जब जनता हाँ, जनता बाहर आ जाती है, हाँ, तब कोई दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकता है। ये इतिहास का सबक है, एक बहुत बुनियादी सबक है। अच्छा, इसके बाद आप ये बता दूं कि ये तानाशाही के खिलाफ ये आंदोलन था और नौजवान इसको चला रहे थे, और एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेटी थी जो बनाई थी स्टूडेंट्स ने, वो जो बनाई थी, इस मौके का फायदा उठाकर जो धार्मिक राजनीति करते हैं उन्होंने बहुत जुल्म किए हैं। एक तो जब शेख हसीना वहां थी, आप जानते हैं कि ये कहा जाता है 3000 के करीब नौजवानों को मारा गया, उनको शहीद किया गया, पुलिस ने और फौजियों ने किया। और उसके बाद जब ये तख्ता पलट हो गया तो बहुत सारे अपने आप को इस्लाम धर्म के झंडा बरदार कहने वाले, उन्होंने ये जो स्टूडेंट्स के जरिए एक पॉजिटिव इनकलाब हो रहा है, एक सकारात्मक इनकलाब हो रहा है, उसको मुसलमान वर्सेस हिंदू, मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमान बनाम ईसाई, वो करने की कोशिश की। और ये जो इस्लामिस्ट हैं बांग्लादेश में, माफ कीजिए, ये बहुत खतरनाक रोल अदा करते रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा एक खास रुचि रही है, एक पत्रकार के तौर पर भी मेरी जो एंट्री थी वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज पर होता था, मैं उसका एक रिसर्चर था और उसके लिए मैं लिखा करता था देश के एक बड़े अंग्रेजी अखबार में। तो ये देखिए, आप वहां देखें, ओयसिकुर रहमान को अप्रैल 2015 के अंदर उनका गला काटा गया था। आनंदा बिजॉय दास को मई 2015 में उनका गला काटा गया था। अभिजीत रॉय, इनको फरवरी 2015 के अंदर शहीद किया गया था। निलॉय चौधरी अगस्त 2015 में। राजीव हैदर फरवरी 15 2013 को इनको मारा गया था। किस वजह से मारा गया था? इस वजह से मारा गया था कि ये बांग्लादेश को इस्लामी राष्ट्र नहीं होना चाहिए, इसमें ये जो है एक गुलदस्ता है अलग अलग फूलों का, यहाँ पे बहुत अलग तरह के लोग रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और इस्लाम की एक परिभाषा नहीं चल सकती है, ये इस बात को लेकर था। और वो जैसे हम लोग यहाँ भारत के अंदर बात करते हैं कि ये गुलदस्ता है, इसको कोई एक रंग मत पहनाइए, एक धर्म मत उड़ाइए, इसको एक जबान मत करिए। और बांग्लादेश में ये बहुत इंपॉर्टेंट था काजमी जी। देखिए, हमारा देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में, बांग्लादेश इसलिए एक बहुत अहम बैटल ग्राउंड है प्रजातंत्र और तानाशाही की। वो इसलिए कि वहां पर हिंदू मुसलमान में खाने का फर्क नहीं है, पहनावे का फर्क नहीं है, भाषा का फर्क नहीं है। हमारे उत्तर भारत में जो पार्टीशन हुआ और ये सब हुआ, उसमें भाषा ने बड़ा रोल अदा किया। उसने पहनावे के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा, खान पान के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा किया। वहां तो बांग्लादेश के अंदर जो वहां का एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है, सोनार बंगला। ये कितने लोग जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी टैगोर साहब ने 2 जगह के एंथम लिखे हैं, 2 मुल्कों के, ये बहुत 2 मुल्कों के एंथम लिखे हैं, एक बांग्लादेश का और एक भारत का। और भारत के अंदर उन्होंने जो एंथम लिखा, उसको आरएसएस वाले उसको रद्द करते हैं और कहते हैं कि तो अंग्रेज रानी की तारीफ में। बांग्लादेश में भी जो इस्लामिस्ट हैं, जो वहां की जमात इस्लामी से जुड़े हुए, वो उसको रद्द करते हैं। वो कहते हैं तो हिंदू के जरिए लिखा हुआ है ये सब जो है। यानी आप जो है उसको तकरीबन उनका स्टेटस वही है जैसे अल्लामा इकबाल के लिए कहा जाता है कि भारत के लिए भी वो बहुत कुछ अच्छा लिखा उन्होंने और उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए। ये बहरहाल लिटरेरी शख्सियतें जो होती हैं वो शायद उससे कहीं ऊपर होती हैं। एक चीज जो मैंने महसूस की सर, मैं भी एक बार बांग्लादेश गया हूं, बांग्लादेश की जो कल्चर, उसमें जो लेफ्टिस्ट नजरिए के लोग हैं या ये कहिए सेकुलर नजरिए के लोग हैं, वो उनके लिए कहीं ज्यादा अहम है। बंगला पहचान कहीं ज्यादा अहम है मुसलमान पहचान के मुकाबले में। और जो एक लेबर यूनियन का मिजाज होता है, वो मिजाज भी वहां काफी मजबूत है। और शायद आप मुसलमान पहचान पाकिस्तान का हाल देख लिया ना आपने, और ये हिंदू पहचान के बाद ये देश कहां पहुंच गया है ये भी आपने देख लिया है। यानी ये सब सत्यानाश होने के कागार पर पहुंच गए हैं ना।
अच्छा, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसको हमने समझना चाहिए, और मैं स्टूडेंट्स को, जो सेकुलर स्टूडेंट्स हैं और लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद बांग्लादेश को, उनको बधाई देना चाहता हूं कि 300 से ज्यादा हिंदू धार्मिक स्थलों पर, बौद्ध धार्मिक स्थलों पर, ईसाई धर्म के स्थलों पर हमला किया गया, उनको जलाया गया, उनकी बस्तियों को जलाया गया। और एक बहुत बड़ा काम जो इन क्रिमिनल्स ने किया है, जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहते हैं, कि वहां पर एक शख्स है जो दुनिया में, जिसने एक काम किया है, एक संग्रहालय बनाया, एक म्यूजियम बनाया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, मुगलों के दौर से, मुगलों से पहले के दौर का, तमाम मिडिवल एज का, तमाम मॉडर्न एज का। उनका नाम है राहुल आनंद। राहुल आनंद साहब ने 3000 ऐसे वाद्य, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जमा किए थे। दुनिया का वो केंद्र था जहां पे दुनिया के म्यूजिशियंस सुनने आते थे, उसको जलाया है इन्होंने, इन लोगों ने। वो उससे बड़ा नुकसान जो है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जो कल्चर है उससे बड़ा नहीं हो सकता। और उसके बाद ये हुआ है कि ये हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं, बुद्धिस्ट पर जो हमले हुए हैं, ईसाइयों पर जो हमले हुए, और उनकी विचारों की तादाद कितनी है जरा देखिए। ये 17 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, उसमें हिंदू सिर्फ 1 करोड़ 31 लाख हैं जी। बौद्ध जो है सिर्फ 10 लाख हैं, ईसाई बेचारे 5 लाख हैं। इनसे भी 94-95% मुसलमान को, इस्लाम को खतरा हो जाएगा, ये समझने वाली बात नहीं। और जब इन पर हमले हुए हैं तो मदरसों के स्टूडेंट्स ने, मदरसों के मौलवियों ने, तालिब इल्मों ने, शागिर्दों ने, और ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेटी है उसके लोगों ने सैकड़ों मंदिरों की, गिरजाघरों की, बौद्ध स्थलों की हिफाजत की है। और वहां का जो राष्ट्रपति बना है, जरा मोदी जी को आप सुन लें। ये मोदी जी जो कहते हैं कि सारे मुसलमान घुस बैठे हैं और ये आपकी गायें ले जाएंगे और मंगलसूत्र ले जाएंगे। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को, यानी आप समझ लीजिए 10 तारीख को, हिंसा प्रभावित राष्ट्र में माइनॉरिटी समुदाय पर हमलों की निंदा की है, उन्हें जघन्य, उन्हें हॉरेंडस बताया है, और युवाओं से सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों को नुकसान से बचाने का आग्रह किया है। एक वीडियो में यूनुस साफ कह रहे हैं, उनके स्टूडेंट लीडरशिप खड़ी है उनके साथ, चेतावनी देते हुए कह रहे हैं अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा नहीं रुकी तो वो इस्तीफा दे देंगे। कौन कह रहा है? मोहम्मद, जो वहां का केयर टेकर, जो वहां का हेड ऑफ द स्टेट है। हमारे यहाँ मोदी क्या कह रहे हैं, और हमारा होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की जो जायदाद है, उनके वक्फ है, वो भी छीन लेंगे। जी। हम उनकी नागरिकता का अधिकार छीन लेंगे। अब वो एक असम का चीफ मिनिस्टर है, हिंदुत्ववादी, वो कह रहा है ये मुसलमान जमीन जिहाद कर रहे हैं, यानी मुसलमानों की जमीन भी छीनेंगे। अरे सब फ्लड जिहाद तक की बात हो गई कि फ्लड भी शायद मुसलमान ही कर रहे हैं, यहाँ तक बात हो गई उनकी तरफ से। तो अच्छा, हमारे पास जरा वक्त थोड़ा सा कम है, हमें यानी ये स्टूडेंट्स कितनी जगह पर कर रहे हैं, वो उसका आप अंदाजा कर लीजिए। To prevent any kind of attack on the places of worship, temples and churches of different religions in Chittagong, we have made a committee in each district and Upzilla to keep watch from Monday evening. Besides, I have instructed every coordinator of Chittagong to stay in the field to ensure the security of government buildings, including places. ये बांग्लादेश के एक अखबार ने लिखा है, ये किसी दूसरे अखबार ने नहीं लिखा है। और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी बात है कि सैटरडे जो हिंदुओं ने, लाखों हिंदुओं ने सेकुलर मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, सिख भी वहां बड़ी तादाद में रहते हैं, वहां पर बड़े खूबसूरत गुरुद्वारे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के जमाने का गुरुद्वारा है एक वहां पर। वो क्या क्या लिए हुए थे? सेव द हिंदूज। क्यों मंदिरों और हमारे घरों को लूटा जा रहा है? रिलीजन एक व्यक्तिगत चीज है, राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जब हम ये यहाँ पर कह रहे हैं तो हमारी गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन वहां देखिए उन्होंने सारे दिन सड़क बंद कर रखी। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आप हिंदुओं की सेफ्टी का इंतजाम करें, आप बुद्धों की सेफ्टी का इंतजाम करें। शाहबाग के अंदर सबसे बड़ा, कहते हैं 2013 के बाद, जहां शाहबाग का एक बड़ा
जुलूस जलसा नहीं हुआ था, उसके बाद ये उतना ही बड़ा था। और हिंदू इसमें आए सारे जिलों से, समझ लीजिए। यहाँ मुसलमान कहीं जाने का तय कर लें तो मुझे लगता है कि उन ट्रेनों के अंदर ही मार दिया जाएगा, उनकी गाड़ियों को लिंच कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें एक बहुत अहम पहलू है कि ऐसे वक्त में हिंदुओं के लिए भारत ने क्या दरवाजे खोले, ये अपने आप में एक ना ना 50-60 हजार बीएसएफ भेज दिया गया है। जी जी जी, भाई यानी आपने हिंदुओं पर जुल्म हो वो वहीं रहे, यहाँ ना आए। वहीं रहे जी। और वैसे नेशनलिटी देने की नागरिकता बात करें। कानून इसलिए था कि बांग्लादेश के अंदर, और देश भी थे, बांग्लादेश के अंदर अगर जुल्म होगा हिंदुओं पर, ईसाइयों पर, सिखों पर, बौद्धों पर, तो वो हजारों की तादाद में खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जय श्री राम का नारा भी नहीं सुना जा रहा है। जी 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 जी, ये हकीकत है। अच्छा, हमारे पास चूंकि वक्त बहुत कम रह गया, आप ये बताइए कि ये जो इजराइल फिलिस्तीन जंग है, इसका कोई अंत नजर आता है आपको? नहीं, मौजूदा ट्रेंड्स जो सामने नहीं होगा। वो फिलिस्तीन को तो खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिलिस्तीन तो विचार है, लेकिन ज़ायनिज़्म का जो विचार बनकर जो एक 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 शैतान बना इजराइल, वो तो खत्म होगा ही। जंग इसलिए नहीं रुकेगी काजमी जी कि हथियारों की जो बड़े सप्लायर हैं वो नए नए किस्मों के हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इजराइल नेतन्याहू जो है कैश पेमेंट करता है। एक और युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, उसमें आपको गिफ्ट में देना पड़ता है हथियार। अच्छा, हाँ हाँ, नाटो जो है गिफ्ट करता है, वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। वो तो रूस के साथ उनकी लगी हुई है। यहाँ पर वो कैश पैसा देते हैं, और उसमें भारत की आर्म इंडस्ट्री के लोग भी लगे हुए हैं। उसमें अब अमेरिका खुद हथियार नहीं देकर सऊदी अरबिया के जरिए हथियार दिलवा रहा है, यूएई के जरिए हथियार दिलवा रहा है। यानी हर तरफ से हथियारों का कारोबार फले फूले और इंसानों को कत्ल किया जाता रहे। और हथियार 2% फलस्तीन की जनता जो है वो इजराइल के हथियारों ने मार दी है। 7 अक्टूबर के बाद से, 6 अक्टूबर के बाद से 2% शहीद किए जाते, बहुत बड़ा होता है 2%। और इसमें 50% से ज्यादा बच्चे, औरतें हैं। जी जी जी। और हमारे देश के अंदर आप फिलिस्तीन की यहाँ पर एम्बेसी है, लेकिन फिलिस्तीन का झंडा नहीं ले सकते। लेकिन मैं सलाम करूंगा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने जो कॉन्वोकेशन हुआ, वो उन्होंने जो भी प्रोग्राम किया वो फिलिस्तीन का झंडा लगा करके, और कहा कि आप हमारे साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। आप जानते हैं कि ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो है महाराष्ट्र के अंदर है, पूना में, और पूना के अंदर कम से कम 50 नौजवान हैं जिनको फिलिस्तीन का झंडा उठाने पर जिनको गिरफ्तार किया गया है। यूपी के अंदर किया गया है, मध्य प्रदेश के अंदर किया गया, राजस्थान के अंदर किया गया, कर्नाटक के अंदर किया गया है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है, खासतौर पर जहां जहां बीजेपी सरकारें हैं वहां को जरूर किया गया है। नहीं, कांग्रेस की सरकारों में भी हुआ है बदकिस्मती से। ये क्या हुआ है मैं समझता नहीं हूँ। ऐसा कोई लॉ कानून भी पास नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये कान में कही गई है बात कि भाई लिखकर तो नहीं देंगे लेकिन इसको करना है। जी जी जी, इसको करना है। बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां तो ये ताजिए वाले दिन गिरफ्तारियां, जी जी जी, मुहर्रम के ताजिए वाले दिन हुई हैं। जो लोग उसमें तो ये फिलिस्तीनियों के साथ, आप कैसे इसको खत्म करा सकते हैं? और आपने ओलंपिक का तो सुना है, जो कई 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 पार्टी से कोई कंपटीटर्स थे, जब उनके सामने इजराइल का वो आया तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, उसके साथ लड़ेंगे ही नहीं, उसके साथ मुकाबला नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। आप बढ़ाइए, इससे बड़ा मॉरल जीत, इससे बड़ा इंसानियत की जीत कोई हो सकती है? और ये कहते हैं कि हम फिलिस्तीन को हरा देंगे। ये कहते हैं फिलिस्तीन को, वहां से जो बच्चों के वीडियो आ रहे हैं, बच्चों के जो वीडियो आ रहे हैं उनको आप सुन हो जाते हैं कि ये सब हो रहा है, और उसके बावजूद देखिए ये। अच्छा, चलते चलते वक्त की कमी है। जो इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद में और हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल के बाद में
जो धमकियां दी जा रही हैं और इजराइल को एक तरह से जवाबी हमले का इंतजार कराया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या क्या हमला होगा, बड़ा हमला कोई होगा? देखिए, एक तो बात क्या है कि ये दोनों जो कमांडर्स मारे गए वो भी कमांडर ही थे। हाँ, बिल्कुल। तो उससे एक बात तो ये जो इल्जाम तमाम लोग लगा रहे थे, वेस्ट वाले और ये अरब देशों के शेख, कि ये लीडरशिप अपने घूम फिर के कहीं बैठी है और लोग मर रहे हैं, तो ये तो 100% गलत साबित हो गया कि वो लोग बिल्कुल बिल्कुल निशाने पर हैं और जाने भी दे रहे हैं। आप हमास ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर आपकी दो राय हो सकती है, लेकिन वो कहीं बैठकर आराम कर रहे हैं और वो जो है निशाने से बाहर हो गए, ये तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मारे जा रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर इजरायली सेना कह रही है हमने हमास के कमांडर्स मार दिए, सारे कमांडर मार दिए, लेकिन फिर पता नहीं कैसे कमांडर आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जमीन उगल रही है। हाँ, उनके पास कई जनरेशन तैयार हैं, वो इस बात को कहते हैं। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि हमने हमास के ईरान में नुमाइंदे डॉक्टर खालिद कद्दूमी का इंटरव्यू किया था और ये वो शख्स हैं जो जिस इमारत पर हमला हुआ, इस्माइल हानिया को कत्ल किया गया, उसी इमारत के सेकंड फ्लोर पर उसी वक्त मौजूद थे और ये फोर्थ फ्लोर पर हमास के जो लीडर हसन इस्माइल हानिया को जो कत्ल किया गया, उनका इंटरव्यू भी हमने किया है और आप तक पहुंचाया है, ये कोशिश करते हुए कि जहां से इंफॉर्मेशन हो, जहां से खबर हो, वहां के नजदीक तरीन सोर्स से हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास नतीजे के तौर पर कुछ बात अगर आप कह सकें अब तक के 10 महीने की जंग और आने वाले वक्त में इम्कानात, उस पर अगर कुछ मुख्तसर आप कह सकें। यानी नेतन्याहू और सारी दुनिया के जो ज़ायनिस्ट हैं, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, मुसलमान ज़ायनिस्ट हैं, इस्लामिक ज़ायनिस्ट हैं, ये फिलिस्तीनियों के माइनस लैंड चाह रहे हैं। हाँ? और ये सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे, यानी हम दुनिया के अंदर लोग नहीं भी रहते हैं, अव्वल तो आप लोगों को खत्म नहीं कर सकते हैं, वो कहां से क्या हो जाता है। मैं उसका आपको एक उदाहरण बताता हूँ लड़ाई का। इटली है, फांसीवादी दौर है और मसोलिनी का राज है, तो जो वहां की ट्रेड यूनियन थी उन पर पाबंदी लगा दी गई, कोई डिमांड नहीं करोगे, कोई मुजाहरा नहीं करोगे, कोई प्रदर्शन नहीं करोगे, कोई जो है प्रोटेस्ट नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया, 3 महीने शायद सिर्फ लेफ्ट पांव का जूता बनाया। अच्छा। कहा ठीक है, काम तो नहीं रोका, तनख्वाह भी बढ़ाने की मांग नहीं की, लेकिन हमसे बनवाना है तो तुमने दाहिने पैर का जूता बनवा लो और हमको भगा के दूसरे ले आओ। तो दूसरा तो आएगा नहीं, दूसरा तो आएगा नहीं ना। दूसरा कौन इस तरह के कारीगर मिलेंगे? तो अल्टीमेटली ये हुआ कि वो फांसीवाद जो उस यूनियन पर हमला बोल रहे थे, चमड़े का काम तो इटली में और जूता सारी दुनिया में मशहूर है, तो वो उनको अपनी हार माननी पड़ी। और नेतन्याहू कुछ नहीं है, वो तो मेंटली एक परवर्टेड आदमी है, एक विकृति दिमाग का है, वो वुमनाइजर है, वो करप्ट है, वो अय्याश है। और इजराइल के जो बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट्स रहे हैं और मिलिट्री अफसर हैं, उन पर बहुत सारे में वुमनाइजिंग के केसेस हैं, आप जानते हैं, उसमें कोई शुबा नहीं है। और ये सोचते हैं कि फिलिस्तीन को खत्म कर देंगे, फिलिस्तीनियों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिलिस्तीन भी सारी दुनिया में फैले हुए। किस दिन कौन निकल कर आएगा? 28 साल के बाद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का बदला लिया था। 28 साल के बाद आप ये बोलते हैं, आप भूल जाते हैं यार, तब तक सब तक ठंडा हो जाता है, आपस के झगड़े खत्म हो जाते हैं। 28 साल के बाद। और एक किताब के अंदर वो पिस्तौल लेकर गए थे। और ये भी मैं आपको बता दूं, उधम सिंह जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे नाम पूछा गया, तो उन्होंने बताया था मेरा नाम है मोहम्मद सिंह आजाद। उन्होंने कहा जो मेरा ये नाम नहीं लेगा और मुझे उधम सिंह के नाम से बुलाएगा, वो मेरा दोस्त नहीं है। यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ हमने, इंपीरियलिज्म के खिलाफ हमने हिंदू मुसलमान सिखों की एकता कर दी।
साल के बाद लोग बदला लेते हैं। जी 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 जी, वो अब भी हो सकता है। और आपने आपने जो इशारा किया, कभी उससे अलग से बात करेंगे। जायनिस्ट ज्यूज, क्रिश्चियन और जायनिस्ट मुस्लिम्स, उनका एजेंडा ओवरऑल क्या कुछ है, कभी बात करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत एजेंडा उनका उनका सिर्फ यह है कि ये दुनिया जो है, एक वो राजा हो, वो खुदा हो, वो अपने आप को खुदा का नायब तो मानते ही हैं, हाँ हाँ खुदा बिल्कुल का बिल्कुल। नायब मानते हैं, उनको बिहेव उसी तरह से करते हैं। और उसके बाद हर आदमी उनके उनके पैरों के अंदर कुचला जाए और सारी बच्चियां उनके लिए अवेलेबल हो, वो जो चाहें कर सकें। इंसानियत इंसानियत का जरा सा भी कुछ बचा हुआ हो तो वो उसको खत्म करना चाहते हैं। जी जी लेकिन क्या वो कामयाब होंगे? क्या इतिहास में कभी कामयाब हुए हैं? जी अगर कुछ वो ऐसा करेंगे जिसमें सबको खत्म होना होगा तो वो भी खत्म होंगे। जी, बेशक बेशक बेशक, जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। आपसे बात करके हमेशा बहुत सी नई चीज़ें, नए पहलू, तारीखी पहलू वो सब नज़र आते हैं, समझ में आते हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि इतने तजर्बात, इतने आंकड़े एक साथ इकट्ठे जिस तरह से शमसुल इस्लाम साहब रखते हैं, ऐसी तैयारी बहुत ही कम लोग करते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ इसमें जानने को मिला होगा। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हकीकतें लोगों तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। सलाम जय जी, भारत। आदाब, नमस्कार। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।